स्वागत है आप सभी का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण हम लोग आप लोगों से लाइव जुड़ नहीं सक रहे हैं। कुछ ऐसा कारण हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियोस जो है बनाकर क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दें, क्योंकि पेपर संडे को ही होना है। तो इसी क्रम में हम लोग जहाँ तक हिस्ट्री वाले सेगमेंट को हम सब ने पढ़ लिया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप लोग इस पर अमल करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन पे शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको सभी लोग देखेंगे, इससे लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए, जहाँ तक क्वेश्चन हो गया था उसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। और 64 क्वेश्चन से कल समस्या शुरू हुई थी, आज उसी 64 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। समस्या यहीं से खड़ी हुई थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि सुंग वंश के संबंधित कितनी जानकारी आप लोगों को पता है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सुंग वंश की बात कर रहा है, तो अगर सीक्वेंस में देखें तो मगध एम्पायर की जब से शुरुआत हुई, मगध की शुरुआत यानी कि जब से शहरीकरण भारत में हुआ, या जिस शहरीकरण को आप महाजनपदों के उदय के रूप में भी जानते हैं, या इसे अलग अलग रूप में देखा जाता है, यहीं से भारत में व्यापार की शुरुआत हुई थी। यहीं से भारत में सांगठनिक रूप भी देखने को मिला था। तो यह एक बड़ा ही लैंडमार्क समय है। इसके बाद सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहला जो वंशावली आया वो हर्यक वंश का रहा, उसके बाद जो रहा वो शिशुनाग वंश का रहा, उसके बाद जो रहा वो नंद वंश का रहा, नंद वंश के बाद मौर्य वंश का रहा, और यही मौर्य वंश एक लंबे समय तक चला, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक और आगे के शासक प्राप्त होते हैं। और इन्हीं के बाद मगध पर शासन करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित जो एक ब्राह्मण शासक था, तो पहला ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है। और इसी शुंग के बाद जो मगध की सत्ता का अंतिम वंश होता है वह होता है कण्व वंश। इसलिए ऐसे प्रश्न को जब इस तरह सीक्वेंस में आपको पता होगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ 64 का आंसर आपका सी होगा। कण्व वंश शुंग वंश के बाद उत्तरी भारत के क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन करते हुए दिखाई पड़ता है। ध्यान से आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। 65 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत में सीक्वेंस में बार बार विदेशी शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। विदेशी शासकों में देखेंगे तो सबसे पहले विदेशी शासकों में पारसियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसे पारसी आक्रमण के रूप में भी देखा जाता है, और साथ ही यूनानी। लेकिन ये जो घटनाएं हैं यह नंद वंश के पैरेलल की घटनाएं हैं, यानी कि नंद वंश के समानांतर की घटनाएं हैं। इससे आगे जब हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं तो इतिहास में हम लोगों को मौर्य वंश सबसे पहला भारत में साम्राज्य के रूप में शासन करने वाला, मुख्यतः उत्तर भारत में साम्राज्य के रूप में शासन करने वाला वंश दिखाई पड़ता है। मौर्य वंश के शासकों के बाद एक बार, क्योंकि मौर्य वंश का सबसे बड़ा जो लक्षण रहा है वह रहा है केंद्रीयकरण और केंद्रीय शासन की मजबूती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मजबूत रही, शासन का केंद्रीकरण रहा।
अशोक ने इतना बेहतर शासन व्यवस्था बनाया था कि केंद्रीकरण बहुत बेहतर था, इसलिए किसी प्रकार के विदेशी आक्रमण और विदेशियों का प्रभाव और छोटे छोटे टुकड़ों का जो राज्यों का विभाजन होता है, ये विभाजन नहीं हो सका। लेकिन ज्यों ही अशोक का अंत होता है, यानी कि अशोक के शासन का अंत होता है, या तो ऐसा मान लें कि मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन होने लगता है, तो मौर्य वंश के पतन के साथ ही पुनः एक बार यानी कि दूसरी बार भारत में विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू होती है। विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू होती है, और यह विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? यह विदेशी आक्रमण शक, कुषाण आदि शासकों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें पार्थियन यानी कि पहलव भी शामिल थे। पार्थियन भी विदेशी आक्रमणकारी हैं। तो शक हैं, पहलव हैं, इन्हें पार्थियन कहा जाता है, कुषाण हैं, ये सभी विदेशी शासक हैं। तो इसी में कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक की डेट में ही, राज्याभिषेक के समय में ही 78 AD में राज्याभिषेक किया था, और यहीं से एक शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक होने के कारण इसी के नाम से शक संवत एक कैलेंडर चलाया गया था। तो शक संवत कैलेंडर होने के कारण यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका उत्तर सही होगा डी। तो 65 का डी आंसर है। एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इसका लाभ उठाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो निश्चित रूप से ये भारत की बात है, तो भारत में जानेंगे बाल विवाह की शुरुआत कब से हुई। बाल विवाह के संबंध में देखेंगे तो भारत के प्राचीन काल में बाल विवाह एक परंपरा के रूप में थी, यानी कि ऐसी मान्यताएं थीं कि बहुत ही कम उम्र में लोगों की शादी कर दी जाती थी। जब बच्चों को ये भी नहीं पता होता था कि शादी का मतलब क्या होता है, तो उनकी शादियां रचा दी जाती थी, या तो उनकी जुगलबंदी बना दी जाती थी, शादी बाद में की जाती थी। ऐसा सिस्टम कब से देखने को मिला, तो आप जानते रहेंगे, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप जानिए कि कब से ऐसा सिस्टम मिला। आप देखेंगे कि भारत में विदेशियों का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा, किसका प्रभाव बढ़ेगा? विदेशियों का प्रभाव, या कहें विदेशी आक्रमण, वैसे वैसे ही भारतीय जनमानस में, यानी कि भारतीय लोगों में असुरक्षा की भावना घर करेगी। अचानक से कोई कुरीति, इसको जैसे आज की डेट में इसको कुरीति ही माना जाता है कि बाल विवाह एक कुरीति है, बहुत कम उम्र में जो है बच्चे समझदार ना रहें तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। असुरक्षा की भावना आप देखेंगे कि भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण था वो पारसियों का था, यूनानियों का था। उसके बाद हिंद एवन हैं, शुंग हैं, कुषाण हैं, पहलव हैं, इन लोगों ने आक्रमण किया। तो बाल विवाह की प्रथा के बारे में देखा जाएगा तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण वंश के शासन के समय शुरू हुई थी। जैसे जैसे हमारे अंदर असुरक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे इस तरह की कुरीतियां जन्म लेती हैं। आप कहेंगे ऐसी कुरीति ने जन्म क्यों लिया? ऐसी कुरीति के जन्म में कहीं न कहीं महिला सुरक्षा की बात को आप दिमाग में रख सकते हैं, ये कोई डाउटफुल मैटर नहीं होगा। इस तरह समझने के इतिहास को प्रयास करेंगे तो इतिहास के अच्छे कंसेप्ट आपके दिमाग में बनेंगे और कभी भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाएं या लाइव में रहेंगे तो आप लोगों को उस चीज़ों को समझा पाएंगे, या जब ऑफलाइन की भी शुरुआत होगी तो आप लोगों को बेहतर बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, और ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, उपलब्धियां वर्णित हैं। तो रुद्रदामन का आप लोगों को पता है कि रुद्रदामन का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख रहा है वह रहा है जूनागढ़ अभिलेख।
एकदम बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, इसको कभी गलत ना करिएगा। रुद्र दामन संबंधी जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब अभिलेखों की बात आएगी तो उनको डिटेल में क्लास में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? खास बात है कि बेगार के संबंध में आप लोग क्या जानते हैं, प्रश्न की भाषा को समझ पाते हैं कि नहीं। यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया है, जो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिखेगा, इसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले जाने कि बेगार क्या होता है। संविधान में भी ये दो बातें आती हैं, बेगार और एक आता है फोर्स लेबर। बेगार को इंग्लिश में कह सकते हैं आप सबसे एक्स्ट्रा लेबर। और जब बात करते हैं कि फोर्स लेबर और एक्स्ट्रा लेबर में क्या अंतर होता है, फोर्स लेबर और एक्स्ट्रा लेबर में क्या अंतर होता है, तो फोर्स यानी कि बलात् श्रम, यानी कि जबरन कार्य करवाना, तो दोनों में अंतर होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से काम लेते हैं, कोई कार्य करवाते हैं, और हमने उससे फिक्स किया कि हम आपको कार्य के बदले 100 रुपया देंगे, जो भी उस समय की मुद्रा है 100 रुपया देंगे, और अपने कार्य के बदले 100 रुपया न देकर उस व्यक्ति को आपने 50 रुपये दिए, तो इस तरह की कंडीशन, यानी कि जो भी फिक्स उसके लिए अमाउंट आपने तय किया, उससे एक भी रुपया कम देने पर आप उसके साथ बेगार का व्यवस्था अपना रहे, बेगार कर रहे, यानी कि उससे बेगारी करवा रहे हैं। आपने एक भी रुपया नहीं दिया, आपने 100 रुपया फिक्स किया या बिल्कुल फिक्स नहीं किया, किसी से जबरन कार्य करवा लिया, बिना पैसे के काम करवा लिया, ये कहलाता है फोर्स लेबर, यानी कि यह कहलाता है बलात् श्रम। दोनों ही चीज़ों को भारतीय संविधान में प्रोहिबिटेड किया गया है, दोनों ही चीज़ों को मना किया गया है, मनाही की गई है। यहाँ बिना बेगार के, यानी कि पूरा पारिश्रमिक प्रदान किया करते हुए किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने का श्रेय सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, जो उत्तरी भारत में या भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता, भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहलाते हैं। ये जानते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में यूपीआरओ में 2016 में पूछा जा चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सुमेलित करना है। इस सुमेलित करने वाले सेक्शन से आप लोगों से सिंगल भी क्वेश्चन कर सकता है फैक्ट के रूप में, और डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पर राजवंश और सिक्के यानी कि मुद्रा के बारे में वर्णन किया गया है, और यहाँ से ऑप्शन शायद इसका नहीं दिया गया, सुमेलित नहीं है दिया। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ें, ये हम लोग गलती भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यानी कि 3 सही होंगे और एक कोई गलत होगा, और जो रॉन्ग होगा वही आपका आंसर होगा। सबसे खास बात, रॉन्ग आपका आंसर होगा, इस चीज पर ध्यान रखना है। जहां भी नहीं पूछा जाता है वहां पर जो गलत है वही आपका उत्तर बनता है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। तो अब भाई देखिए किसके काल में कौन सी मुद्रा जारी की गई है। तो यहां से अगर देखेंगे मुद्रा के संबंध में देखेंगे, कुषाणों के संबंध में देखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क जो स्वर्ण मुद्राओं के लिए जाना जाता है, और स्वर्ण सभी में ऑप्शन है। फिर देखेंगे कि स्वर्ण के अतिरिक्त रजत, ताम्र, ये 2 और ऑप्शन हैं। शीशे के सिक्कों के लिए सातवाहन शासकों को जाना जाता है, स्वर्ण सिक्कों के लिए गुप्त शासकों को भी जाना जाता है, लेकिन कुषाण वंश को सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों के लिए ही जाना जाता है, इसलिए कुषाणों को सीधे हम जोड़ लेंगे। कुषाण शासकों को स्वर्ण और ताम्र के लिए जाना जाता है, ठीक है, इस तरह नहीं करना है, सुमिलित नहीं है। तो कुषाण स्वर्ण और ताम्र, गुप्त स्वर्ण और रजत, सातवाहन स्वर्ण, और कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र। तो सभी लोग जानते हैं कि सातवाहन शासक ये शीशे के सिक्के के लिए जाने जाते हैं। सातवाहन शासकों के समय में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है
शीशे के सिक्के हुए थे। और यहाँ पे ऑप्शन में सातवाहन के सामने स्वर्ण लिखा हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर लिखा होता है कि सुमेलित नहीं है, ये कई प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। पहली चीज, जो इसमें दिए गए 4 ऑप्शन हैं, कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के क्विट करके नहीं भागना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो सिंपल से किसी भी जीएस की किताब में आपने जरूर पढ़ा होगा कि सातवाहन शासक के समय में शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। देखिए इसमें जिसको एक भी पता रहेगा कि सातवाहन के समय में शीशे के सिक्के जारी हुए थे, स्वर्ण सिक्के नहीं थे, वो अपने आप यहाँ पर ये सुमेलित गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो इसे गलत करते हुए इसको आंसर बना लेगा। तो आप पूरे प्रश्न को पढ़ा करिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होगा कि जो 3 ऑप्शन नहीं भी पता होंगे आपको, तब भी आंसर बन जाएगा। तो प्रश्न को पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। कोई प्रश्न है उसमें उत्तर तलाशने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होंगे बीओ के लिए, इनके हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कुछ टेक्निक्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। रिसेंटली 2017 में ये क्वेश्चन यूपीआरओ में पूछा गया है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती अधिकांशतः देखने को मिलती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अभिलेख और शासक दिए गए हैं। एक तरफ अभिलेख हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। नासिक यानी कि महाराष्ट्र और गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी कि सातवाहन शासक की बात हो रही। तो नासिक का जो अभिलेख है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। इसमें और इससे अधिक एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। हाथी गुम्फा का प्रसिद्ध अभिलेख खारवेल के लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। भीतरी का अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गिरनार यानी कि जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रदामन प्रथम के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर 70 का आंसर सी बनेगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो कुछ अभिलेखों के बारे में और शासकों के बारे में, किन शासकों ने, देखिए ये नासिक, हाथी गुम्फा, भीतरी, गिरनार, जूनागढ़, ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बड़ा हिट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा, जिससे आप लोगों को लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट आते हैं, कुछ जानकारी दी गई है। क्वेश्चन में देखेंगे यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हों और तख्त शिलालेख। सामने सूची 2 में मिनेंडर का नाम है, पतिक का नाम है, कुषाण का नाम है और रुद्रदामन फर्स्ट का नाम है। अब देखिए जिसने पिछला ही क्वेश्चन पढ़ा होगा उससे इतनी जानकारी जरूर लग जाएगी तत्काल कि जब भी जूनागढ़ अभिलेख का नाम आएगा, जूनागढ़ अभिलेख की बात आएगी, तो जूनागढ़ अभिलेख के साथ रुद्रदामन संबंध है। कौन है? रुद्रदामन। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख के साथ है। तो जो ही बी का 4 करेंगे आप, बी का 4 करते ही आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। देखिए केवल एक से आपका आंसर बनने लगता है। और सी में है मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों के साथ देखिए जिनको नहीं आता अभी उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन से आंसर निकालना है। मिलिंद पन्हों का नाम सभी लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मिलिंद पन्हों में भिक्षु के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में नागसेन और यवन शासक मेनांडर के संबंध, यहाँ पे वार्तालाप के बारे में, उनके संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम मिलिंद पन्हों को मिला देते हैं एक के साथ। तो ज्यों ही जूनागढ़ के साथ हम लोग रुद्रदामन को जोड़ेंगे, यानी कि बी का 4 करेंगे, सी का 1 करेंगे,
सी का 1 करते ही हमें पता चल जाएगा कि 71 का सी आंसर हमारा होगा राइट आंसर। तो अपने आप दो बातें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। तक्षशिला लेख के बारे में देखेंगे, तक्षशिला लेख किसके साथ संबद्ध है। तो अब यहाँ से आपके आंसर अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तक्षशिला का लेख पतिक के साथ संबंधित है और गांधार कला का संबंध कुषाण के साथ। तो 71 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 72 पे। 72 को देखते हैं। यहाँ भी शासक और उपाधियां दी गई हैं। शासक और उपाधियों में आप सभी लोगों को बड़े ही आसानी तरीके से अगर आप चाहें तो छांट सकते हैं। सबसे पहले सम्राट अशोक का नाम दिया गया है और अशोक को किस नाम से बुलाया गया है सभी लोग जानते हैं कि देवानाम प्रियदर्शी राजा, पाली भाषा में प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी, हिंदी में जिसे प्रियदर्शी कहा जाता है। आजकल बहुत से लोग टाइटल भी लगाते हैं प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी अशोक हैं तो आपका पहला बन जाएगा दूसरे के साथ A का 2 और A का 2 करने से देखिए आपका एक ही ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा। A का 2 में केवल C नंबर ऑप्शन दिया गया है 72 का, ऐसे ही आपका सही बन गया। अपने आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से कैसे मिलाया करिए आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखिए तुरंत क्या करिए, B को 1 के साथ करिए, C को 4 के साथ करिए, D को 3 के साथ करिए, इस तरह से मिला दिया करिए। तो कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए B का 1 करेंगे तो समुद्रगुप्त पराक्रमांक की उपाधि वाले हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में हो जाएंगे और स्कंदगुप्त क्रमादित्य के रूप में हो जाएंगे। यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का हिट क्वेश्चन है, उपाधियों के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शक विजेता किसे कहा जाता है। देखिए अब जिन बच्चों का इतिहास बिल्कुल वीक होता है लेकिन वो बिना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे पहुंच जाते हैं आसानी के साथ, पेपर देने चले जाते हैं, चलो पेपर देख लेते हैं क्या होगा, तो उन्हें यही नहीं पता चल पाता है कि हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये सभी विदेशी शासक हैं, ये पता ही नहीं लग पाता, ये सभी विदेशी शासक हैं। तो शक विदेशी शासक है तो उसे किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। शक विजेता किसे जाना जाता है, किसने पराजित किया था शकों को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखना पड़ेगा कि शकों के शासन के समय कौन शासक रहा। तो शकों का शासन तो मौर्य के बाद शुरू हो गया था, मौर्य वंश के बाद ही शकों का शासन देखा जाता है। लेकिन बाद में जब गुप्त वंश बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को भारत से खदेड़ा था, ऐसा समझ लीजिए। इसीलिए इन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सकार विक्रमादित्य भी कहा जाता है, शकों के अर्य के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी भी उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी। यूपी यूडीए और एलडीए 2010 के एग्जाम में पूछा चुका है और पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा चुका है। तो बीओ में और आरओ में ये बड़ा ही हिट क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा। शक विजेता किससे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक के साथ संबद्ध है, इसको जानेंगे 74 नंबर। और 74 आते ही जब भी इलाहाबाद स्तंभ का नाम आता है तो इलाहाबाद स्तंभ के साथ तत्काल आप लोगों को प्रयाग प्रशस्ति समझ में आ जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति समझ में आते ही आपको एक नाम तत्काल दिखाई पड़ जाएगा, समुद्रगुप्त का नाम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आईएएस में देखिए, आईएएस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि तब सीसेट जैसा मसला नहीं था, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते थे, फैक्चुअल हालांकि आज भी आते हैं, लेकिन तब मैथ्स मार्किंग नहीं हुआ करती थी। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त, यानी कि डी इसका राइट आंसर बनेगा, समुद्रगुप्त। तो 74 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
देखिए यहाँ पे सभी दर्शन दिए गए हैं। अधोलिखित को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। सभी दर्शन दिए गए हैं, तो लगे हाथ थोड़ा बहुत आप लोगों को हम जानकारी भी दे देंगे। जानकारी इसलिए दे देंगे जिससे आप लोगों को जो दर्शनों के बारे में ज्ञान नहीं रहता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, और दर्शनों से बनने वाले क्वेश्चन आज या भविष्य में कभी भी रहें तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे कौन कौन से दर्शन दिए गए हैं, कई आंसर कई चीज़ें आप लोगों को व्याख्या में बता देंगे हम आप लोगों को। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। और देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2010 सांख्य के सामने लिखा हुआ है, उत्तराखंड यूडीए 2007 योग के सामने लिखा है, यूपीपीसीएस 2005 न्याय के सामने लिखा हुआ। मतलब फुटकर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नव्य व्याय न्याय के बारे में नहीं पूछा गया है अभी तक। वैशेषिक दर्शन के बारे में दिया गया है, मीमांसा के बारे में दिया गया है। आप लोग बार बार रटते हैं, भूल जाता है। भूलता किस लिए है, क्यों नहीं मिला पाते हैं, इसके संबंध में आपको बताते हैं। देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम जो दर्शन रहा है वो सांख्य दर्शन है। और जो लोग थोड़ा दर्शन को पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए जानकारी ये बात बता दें आप लोगों को कि भारत में बौद्ध और जैन के साथ यदि आप सांख्य दर्शन की कभी पुस्तक पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि बौद्ध और जैन कहीं न कहीं से विचारों को ग्रहण करते हुए देखे जाएंगे सांख्य दर्शन की, निश्चित रूप से, और आप लोगों को उससे लाभ होगा। तो देखिए हम पहले मिलान करके बता देते हैं कौन किस संबंध है, उसके बाद सभी दर्शनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं, ओरली जानकारी देते हैं। देखिए सांख्य दर्शन का संबंध है किसके साथ है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के साथ संबंधित है, कपिल मुनि। और जो सांख्य दर्शन केवल एक आपने जानकारी किया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के साथ संबंधित है। तो पहले का 5th नंबर यानी कि ए के साथ जहां पर भी ऑप्शन में आपको डी 2 बार दिख रहा होगा, तो सेकेंड वाला जो डी है वहां जहां 5th नंबर होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां तो एक ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए ऐसे भी आपका बन जाता, ऐसे भी आपका आंसर निकल आता। यहां पर सेकेंड वाले डी में केवल बी ऑप्शन में पहले के साथ ए के साथ 5, सी वाले में देखिए, सॉरी देखिए यहां पर देखिएगा ए के साथ 5 केवल सी में लगा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लगा हुआ है। आंसर तो आपका ऐसे बन जा रहा है, लेकिन और भी दिखाने का इसका मतलब है इसका सी आंसर राइट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि योग के लिए कौन फेमस है, तो यहां से मिलान करते हैं जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। योग के लिए आपके फेमस हैं पतंजलि, न्याय के लिए फेमस हैं आप देखेंगे यहां पर गौतम, वैशेषिक के लिए फेमस हैं कणाद, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा इसके लिए फेमस हैं जैमिनी और बादरायण। तो एक ही बचा नव्य न्याय, नहीं पढ़े रहेंगे तो बन जाएगा गंगेश उपाध्याय। अब सभी दर्शनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। देखिए सांख्य दर्शन 2 तत्वों पर अपनी चर्चा करता है। उसकी शुरुआत जो की गई है, सांख्य दर्शन की शुरुआत दुखों के साथ की गई है, और महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हुए हैं उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सांख्य दर्शन भी शुरुआत करता है आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ऐसे दुख होते हैं तो दुखों के साथ शुरुआत कर दी है। दुख समुद्र के बारे में दोनों ही बताते हुए देखे जाते हैं, और इसका मुख्य विषय है प्रकृति और पुरुष। और इसके जो मुनि हैं कपिल मुनि, गीता में मात्र कपिल मुनि का ही नाम आया हुआ है। मुनियों में कपिल मुनि को श्रेष्ठ बताया गया है,
क्योंकि सबसे प्राचीनतम मुनि है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इनका नाम भी आया हुआ है। तो सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। योग के बारे में बताना जरूरत नहीं है, योग आजकल आप लोग कर रहे होंगे, कोरोना में खूब लोगों ने योगा किया है, योगा से लाभ भी उठा रहे हैं। हालांकि अपने हैबिट में डालना चाहिए, कंटिन्यू इसको करने का प्रयास करना चाहिए। न्याय का अर्थ है कि तर्क के माध्यम से, न्याय की तरीके से अनेक विषय वस्तुओं को, अनेक व्यवहारों को सिद्ध करने का प्रयास करना। वैशेषिक किसी विषय पर विशेष चर्चा को जन्म देता है, उसकी विशेष सिद्धि करता है। और मीमांसा किसी भी विषय वस्तु पर चिंतन करता है। मुख्य रूप से दर्शन होंगे तो दर्शन जो चिंतन करेंगे वह पारलौकिक विषयों पर करेंगे, वह ईश्वरीय चिंतन करेंगे। आस्तिक होंगे तो ईश्वरीय चिंतन करेंगे और नास्तिक होंगे तो गैर ईश्वरीय चिंतन करेंगे। लेकिन जो नास्तिक नहीं होंगे, यानी कि जो आस्तिक नहीं होंगे, जो नास्तिक होंगे, उनका भी जो वर्णन रहेगा वो इसी की सिद्धि पर रहेगा कि ईश्वर नहीं है, उसको सिद्ध करने का। जैसे चारवाक इस पर चारवाक दर्शन पर चर्चा करता है, लेकिन उनको सिद्धि में बार बार नाम लेना पड़ता है ईश्वर का, इसी बहाने उनका उद्धार हो जाता है कि उन्होंने जो है नास्तिक होते हुए बार बार जो है ईश्वर का नाम लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी राइट आंसर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर से हम लोग सम्मिलित करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दरबारी कवि और राजा के बारे में वर्णन किया गया है। हमें पता है कि आप लोग लाइव होते तो इसका आंसर फट से देते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए एक नाम है इसमें दिया गया ऑप्शन में, इतना महत्वपूर्ण है, वो बार बार पूछा जाता है, और वो नाम है हरिसेन। हरिसेन के बारे में इतना क्वेश्चन आ चुका है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जानते रहिएगा। हरिसेन का संबंध प्रायः सीधे जोड़ दीजिए समुद्रगुप्त के साथ। इतना करते ही जो ही आप सी के साथ बी करेंगे तो आप दो ऑप्शन में आ जाएंगे। और अमीर खुसरो का संबंध आप अलाउद्दीन खिलजी से बिना पूछे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी देखेंगे चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त के साथ अमीर खुसरो का संबंध हो ही नहीं सकता है। तो आप सीधे अलाउद्दीन खिलजी करेंगे और इतना करते ही आपका बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के जो छोड़ दिया करते हैं, उनके लिए ये टेक्निक जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और आपको एक बेहतर परिणाम दे सकती है। इसलिए इस टेक्निक पर विशेष ध्यान देंगे, कैसे हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाणभट्ट हैं, तो वाणभट्ट आप जानते हैं कि कादम्बरी इन्होंने लिखा हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के बचे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहे हैं, जो गुप्तों के शासन में पहली बार नवरत्न बनाने की परंपरा भी रही है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर दिया गया है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एमपीपीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजा भोज जो मध्य प्रदेश में शासन करते हैं, दुर्गावती जो मुगलों के समय में मुगलों से लोहा लेती हैं, समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और अशोक की प्रशंसा के बारे में कहने के लिए शब्दों के भी लोगों के पास कमी पड़ जाती है कि भारत में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य निर्माता शासक जिसने भारत को भारत तक ही सीमित नहीं रखा, उस समय में ऐसे क्षेत्रों तक शासन स्थापित किया जहां आज पहुंचना भी दुर्लभ है। तो 78 में देखने का प्रयास करेंगे। जब भी भोज का नाम आता है, राजा भोज, तो बहुत से बच्चे तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि राजा भोज हैं तो गंगू तेली भी होंगे। तो राजा भोज और गंगू तेली की कहानी नहीं पढ़नी है। राजा भोज का संबंध धार मध्य प्रदेश के साथ था। इतना करते ही जिसने इतना मिला लिया उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है
कि ए का यानी कि राजा भोज को हम ज्यों ही धार के साथ बनाएंगे तत्काल हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि ए का 3 सही है और ए का 3 बी या डी में से आंसर बनेगा। अब हमें केवल एक भी आंसर अगर मिल जाए, बी का मिल जाए कि दुर्गावती के साथ कौन है, तो दुर्गावती का पर्टिकुलर जो क्षेत्र था वो गोंडवाना का क्षेत्र था। और इतना बनते देखिए 1-2 ऑप्शन से ही आपके आंसर बन जाते हैं, कभी तीसरे चौथे तक ले जाने की नौबत ही नहीं आती है। और इतना करते ही आपका आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप अपने आप जान जाएंगे कि समुद्रगुप्त का संबंध विदिशा के साथ था और अशोक का संबंध उज्जैन के साथ था। और इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ एक फैक्चुअल क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि। परम भागवत की उपाधि आप इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि परम भागवत उपाधि गुप्त शासकों के दौरान देखी गई है। कब देखी गई है? गुप्त शासकों के दौरान देखी गई है। और उसमें भी जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक रहे, जो सबसे बेहतर शासक रहे, कहा जा सकता है कि गुप्त सत्ता का चरमोत्कर्ष जिसके काल में देखा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर यूपीपीसीएस 2015 दिया गया, तो इसका मतलब ये ना समझिएगा केवल 2015 में ही आया है, एक बार तो मेंशन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारी जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को आसानी से सॉल्व करके ज़्यादा नंबर गेन करने में सहायता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 80वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ शासक दिए गए हैं और उनके राज्यों का नाम दिया गया है। देखिए, जब भी शासक और राज्यों का नाम आएगा तो शासक राज्य इसीलिए पूछे जाते हैं कि शायद आप शासक को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जिस शासक को जानेंगे, अगर शासक का नाम जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी फेमस है, तो आप जानते हैं कि शासन कहाँ से उसने किया होगा, दिल्ली से किया होगा, और फिर दिल्ली से किया होगा तो आपको क्लियरिटी है, तो अलाउद्दीन खिलजी और राज्य नहीं पूछेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने छोटे छोटे जो बंगाल में शासन कर रहा था, जो गुजरात में शासन कर रहा था, उनके सूची को सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन बनता है। अब इसे पूछ लिया धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। और दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक हैं, तो समुद्रगुप्त ने शासन किया तब तो वो गुप्तों के समय में केंद्रीयकृत शासन रहा। अब ये राज्य के शासक हैं और राज्यों के शासक हैं, तो ये छोटे शासक हैं। तो चलिए भाई, जानते हैं सभी लोग धनंजय ने कहाँ पर शासन किया, तो आपको बताएं। धनंजय का संबंध रहा है, धनंजय का संबंध कुशतलपुर से रहा है। किससे रहा है? कुशतलपुर के शासक थे। नीलराज का संबंध अवमुक्त के साथ रहा है। नए शासक हैं, थोड़ा सा जान लें आप लोग। उग्रसेन का संबंध पालक्का के साथ रहा है और विष्णुगोपा का संबंध कंची के साथ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना है इसलिए इसका सुना होगा या कम पढ़ा होगा। जो लोग बहुत डिटेल स्टडी किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन जानते होंगे। ये भी उत्तराखंड पीसीएस 2016 में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन अचानक से उठा लिए जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ के ध्यान से जान लीजिएगा कि किस प्रकार। हालांकि इनके शासन व्यवस्था के बारे में नहीं पूछेगा, पर शासक नाम उनके राज्य पूछ लेता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से और नंबर पा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? कुल मिला के इसका सी ऑप्शन सही बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? यह क्वेश्चन IAS 95 और PCS में कम से कम 4 to 5 टाइम्स
नाम किसके से पूछे जाते हैं, सीधे बता देते हैं, विज्ञानेश्वर का नाम पूछा जाता है, सिंगल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन से डायरेक्ट वे क्वेश्चन पूछा जाए, उनसे संबंधित बातें। विज्ञानेश्वर, राजशेखर और जिमूत वाहन, ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जिमूत वाहन और विज्ञानेश्वर संबंधित दाय भाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक प्रसिद्ध कानून की पुस्तक है, कानून का मतलब है तत्कालीन जो है कानून की पुस्तक है। और मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर का जब नाम आएगा, विज्ञानेश्वर, जिमूत वाहन का नाम आएगा, तो जिमूत वाहन के साथ प्रसिद्ध पुस्तक कानून की मतलब कि नियमों की पुस्तक दाय भाग, विज्ञानेश्वर के साथ मिताक्षरा। आप देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और साथ में राजशेखर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। तो अब यहाँ पर इसने पूछा है कि भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, विधिवेत्ता के बारे में पूछा है। तो विधि मतलब कि जिनको विधि कानून की जानकारी थी। एक नाम तो आपको जिमूत वाहन का अपने आप क्लियर हो रहा है कि जिमूत वाहन विधिवेत्ता थे। अब देखेंगे कि कौन से और विधिवेत्ता थे, क्योंकि विज्ञानेश्वर का नाम आया। विज्ञानेश्वर ने आप लोगों को मिताक्षरा, साथ ही हिमाद्री के द्वारा भी कुछ कानून की बात बताई गई है, और जिमूत वाहन के द्वारा। विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे राजशेखर। राजशेखर संस्कृत के विद्वान थे, तो यहाँ से राजशेखर को हम बाहर कर देते हैं। तो आपका बन जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, जिसके लिए आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और नंबर उठा सकते हैं। तो विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूत वाहन ये विधिवेत्ता के रूप में मध्यकालीन भारत में, और खास करके जाने कि मध्यकालीन भारत में बिल्कुल ये बात चल रही है लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी की या 14वीं शताब्दी के आसपास भी जान सकते हैं। 14वीं शताब्दी के आसपास ही जान सकते हैं, 13वीं-14वीं शताब्दी में जान सकते हैं, तब ये ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा निम्नलिखित मंदिरों में से किसका निर्माण कराया गया था? भाई ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर शामिल किया है। कारण भारत में जम्मू कश्मीर का लगातार चर्चा में बने रहना। तो देखिए, इतिहास में करंट अफेयर ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर अभी हालिया 370 के एबोलिशन के लिए 370 के एवोल्यूशन के लिए फेमस हुआ, यानी कि यहाँ से 370 का जो आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ था इसे समाप्त किया गया। अब इससे ये भी जानिए, देखिए इतिहास में आप लोग ललितादित्य का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को दिया कि जिससे आप लोग जान पाएं कि जम्मू कश्मीर में कभी ललितादित्य मुक्तापीड नाम का शासक हुआ करता था, और उस शासक ने मार्तंड मंदिर का निर्माण भी करवाया था, परिहास केशव के विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, भुवेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था, साथ ही कम से कम कश्मीर में कम से कम 200 से ज़्यादा मंदिरों के निर्माण करवाए थे, जिसमें से शायद आपको आज एक भी ना दिखे। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सभी उपयुक्त सभी सही हैं, यानी 82 का डी आपका राइट आंसर होगा। कश्मीर के इतिहास के बारे में आप लोग जानते हैं कि कल्हड़ नामक विद्वान की पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल में वर्णन दिया गया है, यहाँ पर कश्मीर का इतिहास विशेष रूप से वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है,
और आप लोग इसे चाहेंगे तो देखते ही सॉल्व कर लेंगे। जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हों अभी उनके पास 3 घंटे का समय बहुत आसानी के साथ है। जिनको हिस्ट्री रिवीजन करना है, जिनको हिस्ट्री रिवीजन करना है और पूरे मार्क ले आने हैं, मुझे लगता है कि केवल आप 3 वीडियोस को ध्यान से देख लें तो सिंपल क्वेश्चन बीओ के आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से आपके बता रहे हैं, और वो केवल 1-1 घंटे के 3 वीडियो आप लोगों के सामने हैं। माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे, आपको 3 हिस्ट्री की वीडियो में जिसमें पूरा इतिहास को हमने रिवीजन करवाया है, उससे फ्रेमिंग करने का प्रयास किया जिससे आसानी के साथ आप लोग उसको पढ़ पाएँ। वहीं देखेंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। आप देखेंगे कि प्रतिहार शासक, यहां ये पूछने का प्रयास किया गया है कि राजधानियां किसको बनाया था। तो प्रतिहार शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी धार, बल्कि प्रतिहार शासकों ने अपनी राजधानी तो कन्नौज बनाया था। भाई कन्नौज के लिए संघर्ष था, कन्नौज को राजधानी बनाया था। चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी खजुराहो, और खजुराहो चंदेल शासकों के लिए प्रसिद्ध भी है, सभी लोग जानते होंगे खजुराहो के प्रसिद्ध है, सारे मंदिर भी हैं। परमार धार के लिए प्रसिद्ध है, सोलंकी अहनिलवाड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका तो सीधा 1 2 3 4 सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। 1 3 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 4 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 83 का सी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। ध्यान से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से उसी प्रकार का है। अब यहाँ पर फिर से राजधानियाँ पूछ रहा है, और राजधानियाँ पूछ रहा है तो फिर से सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कितने लोग इसको बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, प्रतिहार शासक को किसके साथ मिलाएंगे? तो प्रतिहार को भाई आप मिलाएंगे कन्नौज के साथ, अभी आपने मिलाया तो देख लो ए का 4 कहाँ कहाँ सही है, सब में सही है। चोल शासक हैं, चोल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चोल शासक आपको ज्यों दिखाई पड़ रहा है, चोल शासक के दिखाई पड़ते ही आपको पता चल गया होगा कि चोल शासकों का संबंध तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। राजेंद्र चोल का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। और इतना करते ही आपको डी ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा जो राइट आंसर है, क्योंकि बी का 1 केवल डी में दिया गया है। तो आसानी से आप बना सकते हैं। परमार को भी हमने बताया ही है, परमार को आप जोड़ेंगे धारा के साथ और सोलंकी को जोड़ेंगे अहनिलवाड़ के साथ। चलिए, तो इसका डी आंसर राइट है। 84 के बाद आते हैं 85 पर। अब यहां पर शासक दिए गए हैं, शासकों को सुमेलित करना है और शासकों को सुमेलित करके देखते हैं कितने लोगों ने शासकों के बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे चौहान दिए गए हैं, सभी लोग जानते हैं कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? परमार। यहाँ सीयक लिखा हुआ है, सीयक को आप लोग इस तरह सीयक देख लेंगे, ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। साथ में सीयक 2 और श्रीहर्ष नाम लिखा हुआ है। चंदेल शासक दिए गए हैं और साथ में नन्नुक चंदेल लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो चौहान वंश की स्थापना सभी लोग जानते हैं कि वासुदेव नामक शासक के द्वारा ही की गई थी। बीपीएससी 2007 में यह क्वेश्चन है। परमार वंश की स्थापना सीयक या श्रीहर्ष के द्वारा की गई थी। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज के द्वारा की गई थी। चंदेल की स्थापना नन्नुक चंदेल के द्वारा की गई थी। तो आसानी से सबके पहला ऑप्शन यानी कि आपका 85 का बी ऑप्शन, ए नहीं बल्कि बी ऑप्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 85 का बी, क्योंकि 1 2 3 4 के साथ जो सुमिलित हैं 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल बी राइट आंसर आपका होगा 85 का बी। नेक्स्ट आते हैं, कहेंगे लगातार चौहानों पर ही तलवार गिर रही है।
ऐसे ही क्वेश्चन सेट कर दिएंगे। एमपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। राजवंश और राजधानियों को सम्मिलित करना है, चौहान, गढ़वाल, गुहिलौत और कलचुरी। देखिए कलचुरी के एक नाम और आप जानेंगे, कलचुरी हइये के नाम से भी जाना जाता है, गुहिलौत सिसोदिया के नाम से जाने जाते हैं, गढ़वाल राठौर के नाम से जाने जाते हैं, चौहान चाहमान के नाम से जाने जाते हैं। अब चौहानों की बात आएगी तो आप सीधे जानते हैं कि चौहानों ने अपनी राजधानी को सेट किया हुआ था अजमेर। तो चौहान को ज्यों ही आपने अजमेर से मिलाया, तत्काल आपका ऐसे ही बन जाएगा। चौहान अजमेर से मिले तो आपका सीधे दिख रहा है कि ए का एक पहला ही सही है और इसके अतिरिक्त किसी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ए इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका बन जाएगा। यानी कि और इसको मिला के तुरंत देख लिया करिए आप लोग, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि सीक्वेंस में है राठौर, कन्नौज हैं, सिसोदिया, चित्तौड़ हैं, महाराणा प्रताप का सिसोदिया वंशी था, कलचुरी का त्रिपुरी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को भगवान करे मिल जाए, बिल्कुल सिंपल, आप लोग उसे बना सकें। चलिए एक बार फिर से उसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो ये सब तो आपने सॉल्व कर लिया है, इसलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये अब आपने सॉल्व कर लिया है पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, 88 नंबर, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को आगे इसलिए कर दिया क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो बड़ा ही सिंपल बन जाता, इसलिए समय व्यतीत करने से बेहतर है कि कुछ नई चीज़ों से। बोध गया प्रसिद्ध स्थान, बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक और तिरुपति। क्षेत्र दिए गए हैं बघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, मालवा, रायलसीमा। आईएएस 2006 का क्वेश्चन है। बहुत बार आप लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि बुंदेलखंड वाला कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड वाला कौन सा क्षेत्र है, विदर्भ का कौन सा क्षेत्र है, मालवा का कौन सा क्षेत्र है। तो बड़ी सिंपल जानकारी आपको रखनी चाहिए इसकी, आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, जब भी विदर्भ की रणजी टीम भी खेलती है, विदर्भ है, तो विदर्भ का संबंध हमेशा आप लोग महाराष्ट्र के साथ लगाए करिए। अभी देखिए आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। मालवा का पठार के बारे में जानते हैं, इसका संबंध आप एमपी से लगाए करिए। और जो इतना ही करेंगे तो बुंदेलखंड जो बचा, ये यूपी और एमपी दोनों से संबंधित होते हुए दिखाई पड़ता है। इतना आपको मिल गया तो बिल्कुल आसानी के साथ आपका बन जाएगा। देखिए शिरडी और नासिक 2 चीज़ दिखाई पड़ रही हैं। शिरडी बिल्कुल फिक्स है, सभी लोग जानते हैं। युग्मों पर विचार करना है और विचार ये करना है कि कौन कौन से सुमेलित हैं, यहाँ पर लिख कर देना चाहिए था। यहाँ पर इसने सुमेलित का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी किया हुआ है। कौन कौन से सही सुमेलित हैं, देखिए यहाँ पर शिरडी के साथ विदर्भ दिया हुआ है जो कभी सुमेलित नहीं हो सकता है। यहाँ पर खजुराहो बोध गया के साथ बघेलखंड दिया गया है जो कभी सही नहीं हो सकता है। खजुराहो के साथ बुंदेलखंड दिया गया है, ये ठीक है। नासिक के साथ मालवा दिया है जो कभी नहीं बन सकता है। तिरुपति के साथ रायलसीमा दिया गया है। रायलसीमा यानी कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पर 2 और 5 सही बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर या सी ऑप्शन आपका राइट होगा और ये आपका उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 89 नंबर फेमस क्वेश्चन अब सब आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जहां से आप लोगों को बिल्कुल आंसर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बेहतर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा हम ही ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। आप लोगों को सेशन देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे और उसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ भी सम्मिलित करना है यूपी यूडीए एलडीए 2001 में यह क्वेश्चन है
और बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछे जाने वाला, रिपीटेड क्वेश्चन, इतनी बार पूछा गया है, सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एलिफेंटा का नाम आया है। एलिफेंटा क्या है? मिलाना है। श्रवण बेलगोला क्या है? खजुराहो क्या है? और सांची क्या है? तो जिसको कुछ नहीं आता होगा वो कम से कम इतना तो मिला लेगा। देखो मिला के दिखाते हैं। सांची का स्तूप, इतना तो सबने सुना होगा, और लेकिन ऑप्शन इतना कलाकारी से देखिए बनाए हुए कि डी का 1 दिया, वो जान रहे कि सबको आता है। ऑप्शन बनाने वाला इतना समझदार है, वो जानता है कि ये सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एलिफेंटा क्या है तो जानिए, नहीं जानते तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की क्या है? गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं हैं। श्रवण बेलगोला किस लिए? आप जानते हैं कि बाहुबली की मूर्ति यहीं पर है, तो मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो आपका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए। इस प्रकार से 89 का बी आंसर बनेगा। बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन आपको नंबर दे सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए मंदिरों की बात आ गई है, और ये जो आप जानिए कि गुप्तोत्तर काल है, या जानिए कि उत्तर मध्य काल है, यहां से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को। मंदिरों के निर्माण की शैलियां पूछी जाती हैं, मंदिरों के निर्माण के बारे में पूछा जाता है, शासकों के बारे में पूछा जाता है, और यही आपका हिट टॉपिक है, इसलिए इसको एनर्जी के साथ अभी आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। देखिए ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर, ये 4 मंदिर दिए गए हैं, और आप लोगों को बताने का प्रयास करना है, इसको मिलाना है। बड़ा आसान है। ईंटों का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए भाई, ईंटों का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है भितरगांव। कौन सा प्रसिद्ध है? भितरगांव। दशावतार मंदिर के लिए प्रसिद्ध है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका भूमरा, और विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है एरण। इस तरह से देखेंगे तो आपको यहां पर 90 का बी ऑप्शन। मंदिरों से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस शासकों ने बनवाया है उनके बारे में सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सेट करने का प्रयास करेंगे। यूपी पीसीएस मेंस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से तैयार करिए। तो कुछ देर के ब्रेक के बाद अभी आप लोगों को फिर और वीडियो आप लोगों को देते हैं, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, बने रहिए लगातार बेस्ट कंटेंट के लिए माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।